हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा पर्यटन स्थल है जिसको स्वदेश दर्शन योजना, ये केंद्र की योजना है, ठीक है, इसमें शामिल किया गया है। तो वो है मयाली नेचर कैंप जशपुर। जशपुर का जो ये मयाली नेचर कैंप है, इसको स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है और इसके लिए 10 करोड़ इसके विकास के लिए क्या किया गया, मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये मधेश्वर पहाड़ है, ठीक है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे इसके बारे में। जशपुर जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल किया है। ठीक है, इस योजना में शामिल होने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। साथ ही साथ इसके प्रचार प्रसार होने से यहाँ पर्यटकों की हलचल बढ़ने की भी संभावना है। मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे विकास होगा, पर्यटकों को ये उतनी अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसे शामिल किया गया है दूसरे चरण में। अब देख लेंगे ये कहाँ पे है। तो मयाली नेचर कैंप जो है वो जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक, ठीक है, कुनकुरी ब्लॉक के चराई डांड बगीचा स्टेट हाईवे में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या देखने लायक है, तो बेलसोंगा डैम, एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। ठीक है, यहाँ पे एक कैक्टस गार्डन भी है जो कि चर्चा का केंद्र है। इस गार्डन में भारत में पाए जाने वाली सभी कैक्टस की लगभग सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब लगाया गया है उनको कैक्टस गार्डन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको हुआ है, मासुल पानी। मासुल पानी ग्राम पंचायत कहाँ पे है, ये कांकेर जिला में है। ठीक है, जिसको जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश में पंचायत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कब कहाँ मिला है ये, जो अभी 5वां राष्ट्रीय जल समारोह हो रहा है, पुरस्कार का वितरण हो रहा है, वहाँ पे इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो देख लेंगे इसको भी। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत मासुल पानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में, ध्यान रखिएगा ना, इसको पंचायत की श्रेणी में दिया गया है, श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया पुरस्कार, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, किन्होंने दिया है, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने दिया है। और किन्होंने इसे रिसीव किया है, कौन गए थे इसे लेने, तो मासुल पानी जो सरपंच है, जो उस ग्राम पंचायत की सरपंच है श्रीमती रमिया नेताम, उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलियंस के सेल चित्र से चर्चा में आए ग्राम चंदेली और गोटी टोला प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अभी ग्राम चंदेली और गोटी टोला में मतलब वो एलियंस के सेल चित्र और UFO इनके सेल चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये कौन से जिले में है, तो ये कांकेर में है। ठीक है, इतिहास में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ये 10,000 साल पुराने बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में बना हुआ है। वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग आदिवासी बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में एलियंस और UFO को दर्शाने वाले 10,000 वर्ष पुराने सेल चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है, कौन से क्षेत्र में है, कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र के चंदेली और गोटी टोला में। ठीक है, और ये जो कलरफुल हैं वो रंग जो हैं वो प्राकृतिक रंगों से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देश का पहला देव दशहरा किस स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे प्रदेश में ही मनाया जाता है, कंकालीन पहाड़ी में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, कंकालीन पहाड़ी में पूरे देश का पहला देव दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, देश का पहला देव दशहरा गुरूर ब्लॉक के अंतिम छोर व कांकेर जिला के सीमा से लगे खारून नदी के उद्गम स्थल कंकालीन पहाड़ी के मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, कंकालीन पहाड़ी के मंदिर में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इतने हमने इंपॉर्टेंट देख लिया, ये हमारे प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। आज के सारे जो नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आप VVIP IMP समझ के रखिए, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा।
तो अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान दाना, ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा दाना, ठीक है, ये भारत के किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो किसको करेगा? उड़ीसा को। अभी हाई अलर्ट कर दिया गया है उड़ीसा में, क्योंकि वहाँ पे चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है दाना, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये अंडमान सागर से उठता हुआ आ रहा है, ठीक है, और ये 24 अक्टूबर को यहाँ पुरी में टकराएगा, ठीक है। इसके लिए काफ़ी वहाँ पे मतलब जो तटवर्ती लोगों हैं उनको खाली कराया गया है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर को उड़ीसा के तटों से टकराएगा। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा और 24 तक कहाँ जाएगा? उड़ीसा के तटों पे टकराएगा, ठीक है। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी चक्रवात आते हैं उनका नामकरण किया जाता है, ठीक है, तो वैसे ही दाना का भी किसी न किसी ने नाम दिया होगा। तो ये मोस्टली पूछ सकता है कि दाना का नाम किस कंट्री ने दिया है, किस देश ने दिया है, तो कतर ने दिया है, ठीक है, और उसका मीनिंग भी पूछ लेता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? दाना का अर्थ क्या है? उदारता। हालांकि वो उदार जैसा कोई काम करेगा नहीं, विनाश जैसा काम करेगा, बट उसका आप अपोजिट करके याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये और कौन कौन से स्टेट को प्रभावित करेगा? तो आप जान ही रहे हैं, अगर उड़ीसा में हिट करेगा, और ये एकदम से कोई मशीन तो है नहीं ना, नेचुरल डिजास्टर है, तो अगर वो उड़ीसा को मतलब हिट करेगा तो उसके बगल में ऊपर में पश्चिम बंगाल है, नीचे में आंध्र प्रदेश है, तो उनको भी हिट कर सकता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को भी वो प्रभावित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कल भी डील किया था इसको, कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मैंने कल भी बताया था कहाँ हो रहा है, कजान रूस में, ठीक है, कजान रूस में हो रहा है। कौन से नंबर का है आपसे ये भी पूछ सकता है, तो 16th क्रम है, संस्करण कौन सा है? 16वां है, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है? कजान रूस में किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है? तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ये वहाँ पे आयोजन होगा इसका। अगले पिछले साल का भी पूछ सकता है कि 2023 में ब्रिक्स का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। आगे इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड आपसे कोई भी सवाल आए तो वो आप लोगों से इजी बन जाए, ठीक है। तो अभी जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है 2024 का कजान रशिया में, तो उसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो उसमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, यानी कि जो ब्रिक्स के जो 5 कंट्री पहले वाले हैं, ठीक है। फिर आपको पता होगा 1 जनवरी 2024 से जो नए 4 कंट्री हैं वो भी हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। कौन कौन है? मिस्र है, यानी इसको आप इजिप्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मिस्र को एक और नाम जो है वो इजिप्ट है। तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ब्रिक्स आपको याद रहेगा, और आई आप इसको अगर ट्रिपल ई भी करके याद कर सकते हैं। अगर आप ईरान को ई से पढ़ लें तो आप ट्रिपल ई करके याद करेंगे, अगर आई से पढ़ेंगे तो आई डबल ई करके वो याद होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या है? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ठीक है। तो ब्रिक्स तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा, यूएई याद रहेगा। ट्रिपल ई का मतलब है इजिप्ट, इथोपिया और ईरान, ठीक है। 2 को आप इंग्लिश में करके, एक को हिंदी में करके उसको जमा लीजिए। हालांकि वो सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन अभी उसका जो देश के रूप में वो शामिल नहीं हुआ है, मतलब सदस्य देश के रूप में वो शामिल नहीं हुआ है, उसका कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। तो वो अभी जो ब्रिक्स समिट 2024 हो रहा है उसमें वो आमंत्रित देश की श्रेणी में है, ठीक है, सदस्य देश की श्रेणी में नहीं है। तो अभी जो टोटल कंट्रीज हैं ब्रिक्स में वो 9 हैं, 10वां जो है सऊदी अरेबिया अभी वो शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आमंत्रित देश में मैंने आपको बताया सऊदी अरब है, थाईलैंड है और वियतनाम है। थीम क्या है? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सहयोग से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक के मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना, ठीक है। जितनी भी अभी विश्व में जो समस्याएं चल रही हैं इकोनॉमिकली और युद्ध वगैरह से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिकली, इन सब पे मुद्दों पे वहाँ बात की जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की, है ना। तो ब्रिक्स आपको पहले भी पता है, पहले ये सिर्फ ब्रिक था, ठीक है। ब्रिक यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और इसका पहला शिखर सम्मेलन यानी पहला जो समिट हुआ था वो हुआ था 2009 में, 16 जून 2009 को रशिया में हुआ था, ठीक है। ये कातेरिन तिनबर्ग, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट रशिया में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 2010 में कौन शामिल हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद ये बन गया था ब्रिक्स, ठीक है। पहले आया था वो ब्रिक के रूप में, उसके बाद वो बन गया था ब्रिक्स।
जो दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है, चीन में। ठीक है, अब इसके सदस्य देश, पहले फाउंडर कंट्री 4 थे, जो संस्थापक सदस्य होते हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, फिर 2010 में आ गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये सारे 2024 में ऐड हो गए हैं। ठीक है, हालांकि सऊदी अरब का मैंने अभी आपको बताया पेंडिंग है, बाकी ट्रिपल ई, यूएई, ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, हमारे यहाँ नहीं, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ हो रहा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, कहाँ हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हो रहा है। और अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गेमों को बाहर कर दिया गया है। मतलब जितने भी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, शूटिंग है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, कुश्ती है, ट्रायलथॉन है, रग्बी, डाइविंग, बीच वॉलीबॉल, आर्चरी, ये सबको बाहर कर दिया गया है। तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा झटका लगा है क्योंकि हम जिस जिस खेल में बहुत अच्छे थे उन सारे खेलों को बाहर कर दिया गया है। तो ये बहुत ही लॉस है हम सबका, अगर हम खेल की दृष्टि से देखें तो। ठीक है, और यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि हम सिर्फ 10 इवेंट ही कराएंगे, केवल 10 खेल कराएंगे। और वो 10 खेल कौन कौन से रहेंगे? एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेट बॉल, नेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल। ये टोटल 10 खेल वो कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने सारे खेलों को बाहर कर दिया गया है। तो आपसे क्या होगा, एग्जाम में वो पूछ लेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में निम्न खेलों को बाहर किया गया है, और उसमें इन सब के ऑप्शंस दे देंगे, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रहेंगे, लेकिन आपको थोड़े टफ वाले जैसे स्क्वैश हो गया, ट्रायलथॉन हो गया, रग्बी हो गया, है ना, बीच वॉलीबॉल हो गया, तो आप ये सब नाम ज़्यादा देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमको पता है बैडमिंटन हटा दिया है, शूटिंग हटा दिया है, क्रिकेट हटा दिया है, हॉकी हटा दिया है, ये 4 तो हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद आर्चरी हटा दिया, 5 ऐसे ही याद हो जाएंगे। बाकी जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे टेबल टेनिस, कुश्ती हटा दिया, ये भी याद हो जाएगा, ट्रायलथॉन, रग्बी, डाइविंग और बीच वॉलीबॉल, ये 5 जो है ये हमारे लिए थोड़ा नया है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, अब देख लेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। मैं हर क्वेश्चंस को इसलिए आपको थोड़ा डीप में बताती हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल पे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल गेम्स जो होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, ये कौन से देश खेलते हैं? तो राष्ट्रमंडल जो बेसिकली क्या है, कॉमनवेल्थ है क्या? तो ये उन देशों का समूह है जो पहले ग्रेट ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था, उपनिवेश यानी कॉलोनी था, लेकिन अब क्या हो चुके हैं, वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब हमको उसमें शामिल होना है या नहीं होना है, ये उस देश पर निर्भर करेगा। मतलब वो देश का इंडिपेंडेंट डिसीजन है, स्वतंत्र उसका अपना निर्णय है। ठीक है, हमने उसमें शामिल होना का निर्णय लिया, इसलिए हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये सारे देश मिलके एक गेम कराते हैं जिसको राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। ये भी ओलंपिक की तरह 4 वर्ष में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1930 में, हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है, इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? 74। सोचिए, 74 कंट्रीज पे ग्रेट ब्रिटेन का कॉलोनी था। ठीक है, अभी तक केवल 2 एशियाई शहरों ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। किसने किसने? कुआलालंपुर, मलेशिया ने 1998 में, और हमने खुद स्वयं, दिल्ली, भारत ने 2010 में। हमारे यहाँ 2010 में हुआ था, उसी टाइम कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ था जिसके कारण सरकार भी चली गई थी। तो ये 2010 में हमारे यहाँ हुआ था। अभी तक किसी भी अफ्रीकी देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी नहीं की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलित उपकोटा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? अभी हाल ही में हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, कोटे पे कोटा। ठीक है, कोटे में कोटा। ठीक है, तो उसका बहुत विरोध हुआ था, और अब उसी के आधार पर हरियाणा में देश का ये पहला राज्य बन गया है, हरियाणा, जिसने दलित उपकोटा को लागू किया है। ठीक है, अभी देखेंगे, हरियाणा में चुनाव हुआ था 90 विधानसभा सीटों के लिए, जिसमें भाजपा ने हैट्रिक मारी है। लगातार तीसरी बार वो वहाँ पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, और नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री हुए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि दलित उपकोटा लागू किया है और देश का ऐसा पहला राज्य बना है। उन्होंने क्या किया है, जो वंचित अनुसूचित जाति है, ठीक है, और जो अन्य अनुसूचित जाति है, उसमें मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया है, और जिसमें प्रत्येक को सरकारी नौकरी में 20% अनुसूचित जाति
कोटे का 50% मिलेगा। मतलब समझा? यानी कि अगर एससी का 20% रिजर्वेशन है, ठीक है, तो एससी को 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें एक हो गया वंचित अनुसूचित जाति, ठीक है, और एक हो जाएंगे अन्य अनुसूचित जाति, ठीक है। तो अगर 20% है तो 20 का 50% यानी कि 10% इनको मिलेगा और 10% इनको मिलेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को 50-50% में बांट दिया है, यानी कि 20% अगर एससी को है तो 10% वंचित अनुसूचित जाति को और 10% अन्य अनुसूचित जाति को मिलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है बोला उन्होंने? नौकरियों में वांछित अनुसूचित जाति के कम प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। मतलब अगर एससी में भी किसी एक वर्ग को ही ज़्यादा मतलब वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो दूसरा वर्ग है वो छूट जाए, इसलिए उनको भी प्रॉपर रिसोर्स मिले, उनको भी प्रॉपर मौका मिले, इसलिए उन्होंने ये कदम बढ़ाया है, जिसका हालांकि बहुत विरोध भी हो रहा है। तो आज हम इतने ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो ब्रिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कोटे में कोटा सिस्टम से रिलेटेड हो, सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ही चर्चा में बने हुए हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करिएगा, इनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना कोई फीडबैक हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। Thank you so much.